नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, भारत भूमि सदैव से ही ऐसे ऐसे महान ऋषियों, तपस्वियों और कवियों की भूमि रही है जिन्होंने अपनी रचनाओं से, अपने काव्यों से भारत भूमि को साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी रखा, जिनकी महान रचनाएं आज भी मील का पत्थर है। भारत भूमि पर ऐसे ही एक महान कवि और रचनाकार हुए जिनका नाम था कालिदास। कालिदास जी संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माना जाते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा देना भी उचित ही होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महान कवि कालिदास। कालिदास के जन्म और उनके काल के बारे में इतिहासकारों में काफी विवाद है। कालिदास की रचनाओं को अगर आधार माने तो उनके जन्म का काल पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जिक्र मिलता है। कालिदास प्रथम शताब्दी ईसापुर से छठी शताब्दी ईसापुर के मध्य इनका जन्म काल माना जाता है। कालिदास के काव्य मेघदूतम के अनुसार उज्जैन के प्रति इनका विशेष लगाव देखते हुए कुछ लोग इन्हें उज्जैन का निवासी भी मानते हैं, तो कुछ साहित्यकारों का ये भी मानना है कि दास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कबील्ठा गांव में हुआ। बचपन में ही कालिदास के माता पिता गुजर गए और इनकी लालन पालन एक ग्वाले ने किया जो कि अनपढ़ था। कालिदास जी उस ग्वाले के साथ गायों को चराते हुए अपना शेष समय माँ काली की पूजा और अर्चना में व्यतीत करते थे, जिनकी वजह से उनका नाम कालिदास पड़ा। कहा जाता है, कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक। कहा यह भी जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख। कालिदास का विवाह विद्युत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्युत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह कर लेंगी। जब विद्युत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्युत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उससे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्युत्मा के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परंतु अभी वो मौन व्रती हैं, इसलिए हाथों के संकेत से ही उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में इसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्युत्मा मौन शब्दावली में क्रूर प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब देते। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्युत्मा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने ये समझा ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो क्रोध में उन्होंने दो उंगली का संकेत किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि वह कह रही हैं ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है उस ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी पड़ती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, तो इसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं। कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर कोई एक होकर उत्तम मनुष्य का रूप धारण करते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्युत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है और शर्त के अनुसार कालिदास और विद्युत्मा का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्युत्मा को लेकर अपनी कुटिया में जाते हैं। प्रथम रात्रि को ही जब दोनों साथ में होते हैं उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्युत्मा संस्कृत में पूछती हैं
किमेतत, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया उट्र। उस समय विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास अनपढ़ है। उन्होंने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बिना घर वापस मत आना। कालिदास जी इससे व्यथित होकर निकल गए और माँ काली की सच्ची आराधना में लग गए। माँ काली के आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बने। धन और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटा कर कहा, कपाटम उद्घाटम सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्वेश, लगता है कोई विद्वान है। इस प्रकार कालिदास ने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की। किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उन्हें अपने काव्यों में जगह दी। उनकी प्रथम रचना कुमार संभवम है। उसी से मेघदूतम का पहला शब्द है कश्चित कांता, जिससे रघुवंशम की शुरुआत होती है। कालिदास जी की कुल छोटी बड़ी 40 रचनाएं हैं, जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास कृत मानी जाती हैं। इनमें 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। इनमें ऋतुसंहार को निस्संदेह लोग कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो मालविका को जेल में डाल देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है। उससे उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना जो जगत प्रसिद्ध का कारण बनी। इस नाटक का अनुवाद तमाम भाषाओं में किया गया है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है, जो वन में एक ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगते हैं। शकुंतला श्रृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। विक्रमोर्वशीयम एक रहस्यों भरा नाटक है। इसमें पुरुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरुरवा के प्रेम को देखते हुए उर्वशी भी उनसे प्रेम करती है। विक्रमोर्वशीयम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। इनके महाकाव्यों में कुमार संभवम का जिक्र होता है। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं, तो कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी। मेघदूतम नामक खंड काव्य एक गीति काव्य है, जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूतम एक गीति काव्य है, जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना, उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद गुण से पूर्ण ललित शब्द योजना का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण का लक्षण है जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जाए जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो जाती है। कालिदास की भाषा की यही विशेषता है। कालिदास की भाषा मधुर नाद सुंदरी से युक्त है और समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रवाह और प्रांजलता विद्यमान है। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य में श्रृंगार सौंदर्य का जैसा वर्णन किया है वैसा अत्यंत दुर्लभ। कुमार संभव में कालिदास ने शिव पार्वती के अंतरंग क्षणों का ऐसा जीवंत सौंदर्य चित्रण किया जो संस्कृत साहित्य में अनुपम है। तो ऐसे थे हमारे महान कवि और नाटककार कालिदास जी। हम कालिदास जी को सत सत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।